नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हुई चीन में, उसका हासिल क्या और उसके बाद जिस तरह से दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश और 24 डिग्नेटरीज इकट्ठा हुए वर्ल्ड वॉर 2 की 80वीं बरसी पर, यह जो सारा का सारा जमावड़ा है, क्या इस जमावड़े को हम कैसे देखें कि अमेरिका के जो सताए हुए हैं वह जवाब दे रहे हैं? क्या विश्व ऑर्डर चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकाय से। प्रबीर, आपका स्वागत है। सीधा सवाल कि यह जो तस्वीर है शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हुई, जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर एक आस जगाई कि हम ट्रंप के सताए हुए हैं, 50% टैरिफ से झेल रहे हैं, क्या यह तस्वीर कोई राहत देती है शंघाई सहयोग संगठन में मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग? देखिए, लंबा खेल है। एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में कुछ बदलाव होगा नहीं, मान के चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामले इतना जल्दी न सुधरते हैं न बिगड़ते हैं, पर ये बिगड़ने में, भारतवर्ष और अमेरिका का संबंध बिगड़ने में करीब 4, 5, 6 महीने लगे जी। ट्रंप आने के बाद से ही शुरू हुआ है। ये तस्वीर जो है, इसमें खासियत क्या है? पहली बार तो मोदी जी 7 साल बाद चीन गए हैं जी। तो एक हिसाब से एक नया शुरुआत है क्या, जो हम पहले भी पहले हफ्ते चर्चा कर चुके हैं इस बात की। क्या दर्शाता है, क्या संभावनाएं हैं? और पुतिन, शी और मोदी, ये 3 नेता मिलना ये दिखाता है कि एशिया, क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में है और इसीलिए वो एशियाई ताकत भी है, सिर्फ यूरोपियन ताकत नहीं है। लोग समझते हैं कि रूस यूरोप का हिस्सा है, सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। और किसी जर्नलिस्ट ने जो कहा, अच्छा रूस तो हमारा पड़ोसी देश है तो उसको मालूम नहीं था साइबेरिया जो है बहुत पास है रशिया की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दिखाता है कि ये हम आसानी से दबने वाले नहीं है। मतलब हम, आप कह रहे हैं कि भारत दबने वाला नहीं है? और नहीं, ये 2 तो पहले से ही उनकी तो चल ही रही थी टक्कर जी। अब उसके ये टैरिफ लगाने के बाद 7 साल बाद मोदी जी पहुंचते चीन। जी। जापान पहले गए थे, इसके बाद ही वहाँ पहुँचे। और इसके बाद एससीओ में, क्योंकि रूस भी है, इंडिया भी है, चीन तो है ही खैर, तो ये मिलना एक कम से कम एक सीधा इंडिकेशन है कि हम अलग, हमारे क्या कहेंगे कार्ड्स है, हमारे ताश के पत्ती में हमारे पास, हम ट्रंप की जेब में नहीं है। और जो पहला था कि हम पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन क्वाड के तरह जा रहे हैं, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 4 देश शामिल है। उसके साथ हम कुछ मिलिट्री गेम्स कर रहे थे, वो सब जो है साफ हो गया। क्वाड हमारा प्रायोरिटी इस वक्त नहीं है। अमेरिका हमारा प्रायोरिटी इस इलाके में हो नहीं सकता अगर हमारी टैरिफ चीन से ज़्यादा है, रूस से ज़्यादा है। तो ये अगर कहते रूस का तेल आप खरीद रहे हैं, टैरिफ तो आप हमारे ऊपर ज़्यादा लगा रहे हो। आप तो खुद रूस से, हमने पिछले बार भी चर्चा किया था, बहुत सारे सामग्री खरीदते हो, न्यूक्लियर फ्यूल आप खरीदते हो वहाँ से। तो ये सब देखते हुए साफ है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। जी। एक सवाल जो पॉपुलर मीडिया में चल रहा है जब से मोदी जी होकर आए चीन, कि ट्रंप को करारा जवाब दिया गया, ट्रंप को पसीने छूट गए और अब एक नया विश्व ऑर्डर है जो तैयार हो रहा है और उसके केंद्र में भारत एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी तरह से मीडिया ने इसे रिपोर्ट की है कि यह मोदी जी के कूटनीतिक दांव हैं जिससे उन्होंने ट्रंप को चित कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे क्या 50% टैरिफ से जो संकट है उस पर कोई राह निकलती है एससीओ की बैठक से? देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हिस्सा जो है अमेरिका जाता है। हमने पिछले बार भी डिस्कस किया क्या क्या चीज़ जाता है
और काफ़ी इलाके हैं जो इससे इस टैरिफ से जिनको प्रॉब्लम्स होगी। अब टेक्सटाइल्स के हैं, 10 बड़े handicraft उद्योग से हैं है, जी। बहुत सारे बड़े उद्योग हैं, डायमंड पॉलिशिंग कटिंग इसके है जो गुजरात में है, 20 लाख से अधिक नौकरियां जाने का संभावनाएं हाँ, हैं। कई चली गई हैं। वो एक दिन में नहीं बदल सकता, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स अगर निकालना है तो इतना बड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट था वो अगर हिट होता है तो आसानी से निकल नहीं सकता। जी। तो ये तो एक सीधी सी बात है कि इतने आसानी से हम इस क्राइसिस को हल नहीं कर पाएंगे। पर यह भी है कि हमारे अंदरूनी मार्केट काफ़ी बड़ा है, और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखें, वेस्ट एशिया की तरफ देखें, अफ्रीका की तरफ देखें, लैटिन अमेरिका की तरफ देखें, और चीन के साथ संबंध जो वाणिज्यिक संबंध है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर वहाँ चीज़ें बढ़ाएं तो हम 1-2 साल में इसको झेल पाएंगे। पर कुछ दिन तक हमारा एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम होगा, ये मान के चलना चाहिए। इकॉनमी पे इतना असर क्यों नहीं पड़ेगा कि हमारे अंदरूनी मार्केट बहुत बड़ा है और वही हमारा मुख्य इकोनॉमिक ड्राइवर है। जब तक लोगों के हाथ में पैसा है खर्च करने के लिए, खर्चा होगा, खर्च करने के लिए होगा, तब तक हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। प्रॉब्लम इंडियन इकॉनमी अमेरिका सिर्फ नहीं है, हमारे निजी उद्योग भी है, जहाँ पर कुछ चंद उद्योग तो अच्छा कर रहा है जी। सरकार भी उसको प्रोत्साहन दे रहा है, पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज उस तरह से पनप नहीं रही है। इसीलिए परचेजिंग पावर लोगों के पास इतना इस वक्त नहीं है। नैरो अपर मिडिल क्लास है, ठीक है, उनके पास है, अमीर लोगों के पास है, स्टेट खरीदती है, पर आम तौर जो हम कहते हैं मजदूर है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास पैसा हाथ में पहुंच नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा संकट इंटरनल मार्केट का संकट भी है। खैर, हम दोनों अर्थविद नहीं हैं, तो इसीलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। मोटे मोटे आंकड़े देख के ये कह सकते असर पड़ेगा, इतना बड़ा इकॉनमी है, इतने ऑप्शंस है, हम इसको झेल पाएंगे। तो ये तस्वीर, अगर बस एक लाइन में आपसे पूछूं कि यह जवाब ट्रंप की दादागिरी का दे रहा है, ये तस्वीर आपको? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी गए ही उसी मकसद से कि एक स्टेटमेंट करें, तो ये स्टेटमेंट है। और उनका ये कहना था ट्रंप साहब का कि आप रूस की पैरवी कर रहे हो, इंडिया का वॉर है जी, क्योंकि आप तेल खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हैं। जबकि जो खबर अभी आई है कि पहले बाइडेन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि तेल खरीदो, नहीं तो तेल का दाम बहुत बढ़ जाएगा, सबकी परेशानी हो जाएगी, हमारी भी। तो ये तो खुद हमने बहुत बार जिक्र किया है, रूस से चीज़ें खरीदते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल वो भी सेंसिटिव है, वो भी उनसे खरीदते हैं। तो चलिए, एक तस्वीर है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत दे रही है, और दूसरी तस्वीर यह है जिस पर बड़ी चर्चा है, इसको अलग अलग ढंग से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, चीन का पावर शो बता रहा है। ये दरअसल जो पूरी की पूरी मीटिंग हुई, एक बड़ा शो हुआ बीजिंग में, ये वर्ल्ड वॉर 2 की जो 80वीं 80th एनिवर्सरी है, उस मौके पर शी जिनपिंग ने दुनिया के तमाम उन देशों को बुलाया जो दरअसल अमेरिका के सताए हुए हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। वहाँ से नॉर्थ कोरिया से किम भी आए, पूरी ट्रेन से आए, और एक वह भी तस्वीर बनी अपने आप में। एससीओ में अधिकांश जो देश शामिल हुए, भारत और 1-2 को छोड़कर, बाकी सारे देशों ने इस शो में भी शिरकत की। यह तस्वीर क्या कह रही है विश्व ऑर्डर के बारे में आपके लिए? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास अगर आप देखेंगे तो जनमानस में ये तस्वीर है, हॉलीवुड के ज़रिए अंग्रेज़ों की भी यही कैंपेन रही है। हम अमेरिका और अंग्रेज़ परस्त तो थोड़ा है ही ना, कम से कम इंडिया मिडिल क्लास जो है। तो हमें लगता है लड़ाई जो है ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका ने लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान के खिलाफ जी। पर अगर अब देखें कितने लोग मरे जी, सिर्फ ये नहीं कि कितने एक्सिस पावर्स के सोल्जर्स कहाँ लड़ाई की, कहाँ मरे, और उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो लड़े वो कितने मरे, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा मरे
सोवियत यूनियन में, जिसकी जी। पहले बार भी हम पहले भी चर्चा कर चुके जी। हैं। इसके बाद चीन में मरे, और चीन की लड़ाई शुरू हुई थी 1933 से, कुछ उसके पहले भी शुरू हुई थी, 33 ही मान लेते हैं। जी। 33 टू 37 लड़ाई चली। 37 में रेड आर्मी में चियांग काई शेक के बाध्य किया कि वो लड़े जापान के खिलाफ, और तब साइनो जापानीज वॉर का शुरुआत माना जाता है। अगर आप इस तस्वीर को देखें, आप देखेंगे चीन में 20 मिलियन, यानी मतलब 2 करोड़ लोग मारे गए। 2 करोड़ लोग वहाँ मरे इस लड़ाई में, बड़े पैमाने पे, जिसको जेनोसाइडल वायलेंस है। जी। नानकिंग में बहुत बड़े पैमाने पे नानकिंग में। मारा गया है। तो उनकी सब इतिहास है, बल्कि कुछ फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने फ़ोटो लिया था छुप के, और वो फ़ोटो बाद में पब्लिश हुई है। तो सब चीज़ें तो है। तो इसीलिए अगर देखें, नॉर्थ कोरिया के आपने जिक्र किया, जी। नॉर्थ कोरिया एक, वो भी ऑक्युपाइड था, कोरिया पूरा ऑक्युपाइड था। और किम इल सुंग, जिसकी आप देख रहे हैं तस्वीर, उसकी ग्रैंडफादर जो थे, वो चीन की तरफ से कोरियंस को मोबिलाइज किया था इस लड़ाई में, और बाद में नॉर्थ कोरिया अमेरिका के खिलाफ लड़ा कोरियन वॉर में। वो आपको हम इसकी भी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो इसीलिए इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है इस रेजिस्टेंस में। मुझे किसी ने बताया था, जो नॉर्थ कोरिया गया था, तो वहाँ एक कर्नल आई थी उनसे मिलने, रिसीव करने के लिए। उसका एक हाथ नहीं था। तो उन्होंने पूछा, आप आर्मी में हैं तो आप एक हाथ नहीं कैसे कर रहे हैं? कि हमारे उस वक्त की लड़ाई जो जापान के खिलाफ जो था, उसमें ऐसा कोई नहीं है हमारे एज ग्रुप में जो लड़ा और उसको विकलांग ना होगा। ये तो पैर, ये तो आर्टिफिशियल लिम्ब, हाथ या पैर, कुछ ना कुछ, ये तो आँख, कुछ ना कुछ उनका गया था इस लड़ाई में। ऐसा कोई आदमी, औरत नहीं था जिसका कुछ इस तरह का वुंड्स शरीर में नहीं है। तो ये इनकी इतिहास है। तो इसीलिए रूस, अब देखेंगे, सबसे ज़्यादा लॉस 24 मिलियन 2.4 करोड़ वहाँ मरे थे। तो इसीलिए 3 मुल्क जब मिलते हैं, इसकी एक इतिहास है लड़ाई की। और इसीलिए शायद ये तस्वीर अपने आप में बहुत बोलती हुई तस्वीर है। और ये आप देखेंगे फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है ना। हाँ। इंडो चाइना की लड़ाई किसके खिलाफ हुआ था, तो वहाँ पर ये सब अगर देखें तो आप देखेंगे एशिया, इंडोनेशिया, एशिया के एक बहुत बड़ा इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ। जी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ये इतिहास भी हमें सोचना पड़ेगा, क्यों इतने लोग वहाँ पर मिले, और क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उस पहलू को याद किया जिस पर रूस और चीन भी पूरी तरह से शामिल था, और ख़ास तौर से जापानी साम्राज्यवाद का क्या रोल रहा, उसके खिलाफ इन लोगों ने क्या भूमिका निभाई। तो इसलिए ये काफ़ी मुलाकात और ये जो पूरा का पूरा शो है, ये काफ़ी अहम हो जाता है। अब मैं एक दूसरा जो डेवलपमेंट बहुत अहम है, जिस पे बहुत कम चर्चा है भारत के मीडिया में, तो तकरीबन मैंने अभी तक इस पे कवरेज नहीं देखी है। ये जो डील हुई है पुतिन और शी जिनपिंग के बीच, तेल को लेकर जो डील हुई है, साइबेरिया 2 पाइपलाइन को लेकर डील हुई है, ज़रा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि यह डील जो शंघाई सहयोग संगठन की उपज है, उससे क्या संदेश मिलता है, और क्या वाकई अमेरिका और ट्रंप जो रूस पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब यहाँ पर शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर कर रहे हैं? ये बड़ी अहम तस्वीर है, जी। इसीलिए इस पर थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी है। ये है ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, जहाँ से तेल या गैस आ सकते हैं। जी, रूस में। ये रूस में है जी। और पहले इसकी दिशा जो थी ना, जी। ये इधर की थी और वे जाती थी वेस्टर्न यूरोप में। जी। ठीक है ना। अब वो तो बंद हो गया क्योंकि सैंक्शंस लग गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी भी जाता है पर बहुत कम हो गया। जी। तो उनके अभी पहले उनकी पावर ऑफ साइबेरिया जो है, एक पाइपलाइन है जो जाता है और चीन में जाता है। जी। और अगर इसको देखें तो ये जब चीन में जाता है, इस इलाके में इतने घने बस्तियां नहीं हैं
जहाँ ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं पावर ऑफ साइबेरिया पार्ट 1 जा रहा है। हाँ, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन है, पाइपलाइन का नाम है। ठीक है ना। ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 और यहाँ पर उनकी तेल गैस वगैरह है जी। अब यमाल पाइपलाइन एक तो वेस्टर्न यूरोप को भेज रहा था, अब उनकी ऑल्टरनेटिव मंगोलिया के थ्रू होते हुए यहाँ जो आता है, इस इलाके में घने बस्तियाँ हैं, डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, चीन की इंडस्ट्रीज़ है, तेल की यहाँ ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है। तो ये पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो बन रहा है, एक तरह तो ये यूरोप से रशिया को काट के चीन की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि अभी भी यूरोपियन देश कह रहे हैं हम चीन अब रूस पे सैंक्शन लगाएंगे, जो रूस से खरीदेगा उससे भी सैंक्शन लगाए। अमेरिका का गीत गा रहा है ना जी, यूरोप पूरा, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, पूरा यूरोप तो नहीं, वेस्टर्न यूरोप जो समझते हैं वही यूरोप है। रूस भी यूरोपियन देश ही है, एशिया भी है, यूरोप भी है। तो इसको देखते हुए इस पाइपलाइन की बहुत बड़ी एक अहमियत ये है कि वेस्ट से रशिया अपना दृष्टि ईस्ट में ले आ रहा है। उसकी इकोनॉमिक लिंक्स, तेल, गैस, ये सब चीन हमारे साथ भी, इसलिए ट्रम्प जी इतने नाराज हैं। 25% टैरिफ सिर्फ रूस से तेल खरीदने पर लगा है हम पर। चीन से ज़्यादा टैरिफ हम पे है। ठीक है ना, उनसे तो भिड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। उनके पास भी कुछ चाबी है, रेयर अर्थ की चाबी है, जिस पे हम कई बार चर्चा किए हैं कि उसकी वजह से उस पे ना सैंक्शन लगा पाए हैं, ना टैरिफ भी। भारत ज़्यादा झेल रहा है और वहाँ पर हमसे कम है। इनके साथ संबंध रखने के लिए हम पर ज़्यादा टैरिफ है इनसे। ठीक है ना, ये विडम्बना तो अलग बात है, पर रूस की दृष्टि इस वक्त साफ है कि वेस्ट हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वहाँ पर हमारा कोई संबंध बढ़ाना वगैरह चलेगा नहीं। हमको लुक ईस्ट करना पड़ेगा, हमें चीन की तरफ, भारत विश्व की तरफ देखना पड़ेगा। आप जानते ही हमारे साथ मिलिट्री संबंध रूस की काफ़ी अच्छी है। अभी भी जो S-400 जो हमारा S-500 की भी बात चल रही थी, ये डिफेंस शील्ड्स हैं, ये क्या भूमिका निभाई पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी चर्चा में है। तो रूस के साथ हमारे गहरे संबंध हैं और रूस के साथ इस वक्त चीन की संबंध बढ़ रही है। ड्रोन्स जो है चीन से काफ़ी सहारा उनको मिल रहा है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं सबसे बड़ा ड्रोन्स प्रोड्यूसर दुनिया में चीन है इस समय। तो ये सब देखते हुए दुनिया के नक्शा बदल रहा है और उस पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वेस्टर्न यूरोप को, क्योंकि ट्रम्प को पिट्ठू बन के उनको कुछ मिलना नहीं है। और मैंने जो पहले चर्चा किया है, ये डूबती हुई देश है। अमेरिका के बारे में आपने कहा था कि वो पहले ही क्राइसिस में है, गहरे संकट वेस्टर्न में है। यूरोप भी संकट में है। वेस्टर्न यूरोप तो अपना इम्पीरियल पास्ट को याद करता है ना, कि हम साम्राज्यवाद इतना फैलाए थे, दुनिया में हमारा साम्राज्य था जी। अंग्रेज सब जानते ही है, सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ये कहते थे ना, और फ्रेंच भी उसके बहुत पीछे नहीं थे। तो जो वेस्टर्न यूरोप के जो चंद देश है, जो समझते थे हम ही दुनिया के कर्णधार हैं, हमें इसके मालिक है, वो इस वक्त इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अपने आप को अलग पा रहा है। और अगर इस रास्ते पे चलेगा तो धीरे धीरे वो दुनिया की एक मानचित्र में उनकी साइज़ के मुताबिक उनकी तस्वीर भी बनेगी जी। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है और हम इस पे अपनी पड़ताल में भी निगाह बनाए रखेंगे कि जो विश्व ऑर्डर है, क्योंकि इसे लेकर बड़ी सनसनी है कि ट्रम्प की जो दादागिरी है, टैरिफ की जो दादागिरी है, उससे निकलने के लिए दुनिया की ये ताकतें, और जिसे पॉपुलर सेंस में कहिए तो अमेरिका द्वारा सताए गए देश अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत अच्छी खासी संख्या है हर लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से भी। जो चीन ने कहा कि भाई भारत और चीन अगर एक हो जाएं तो दुनिया की बड़ी आबादी एक साथ आ जाती है। तो यह दृश्य इसलिए शायद बड़े पैमाने पर वेस्ट में खलबली पैदा कर रहे हैं। हाँ, पर मैं इसको थोड़ा अलग करके कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया की अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी से इकोनॉमी को देखें तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर इस वक्त चाइना है, इंडिया नंबर 3 है,
अमेरिका नंबर 2 है। तो और जो दूसरे जो पिछलग्गू हैं अमेरिका के वेस्टर्न यूरोप में, उनकी पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। जापान भी इस वक्त अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें, जापान भी भारतवर्ष के पीछे है। तो ये सब देखते हुए दुनिया की भारसाम्य इक्विलिब्रियम जो है, जो 1500-1600 के पहले जो था वही होने वाला है। चीन और भारतवर्ष ये दो मुख्य अर्थनीति के हिसाब से निकलेंगे। क्यों? सबसे ज़्यादा लोग दुनिया के यहीं पर हैं और परचेजिंग पावर भी हमारे ही पास है। और हम इसी इंसान पैदा करता है, मशीन नहीं। इंसान की जब तक लेबर नहीं होता पैदावार नहीं होता। तो इसीलिए अगर पैदावार देखना है वो AI करते रहिए, पर अल्टीमेटली इंसान की ताकत के बिना, दिमाग के बिना मशीनें भी कुछ नहीं करने वाली नहीं कर सकते। तो ये तस्वीर हमारे सामने जो है परचेसिंग पावर पैरिटी की, हमने बहुत पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। साफ है कि जो 300-400 साल ये कुछ पश्चिम के देश दुनिया पे हावी हुए थे, वो दिन ख़त्म हो रहे हैं। क्या वो दुनिया को ले डूबेंगे क्योंकि इनके हाथ में न्यूक्लियर बम है, या धीरे धीरे उनकी क्या कहेंगे रीसेटलमेंट ऑफ पावर होगी और एडजस्ट कर पाएंगे, नई इक्विलिब्रियम होगी, ये देखने वाले हैं। सही है, खतरनाक मोड़ है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास है, दूसरे देशों के पास भी है। और अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर हो गया तो ये सब गिनना कौन कितना बड़ा है माने नहीं रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर, नमस्कार।